Today we are going to start functional considerations in the spinal cord injury. Chapter number 13, LLO3. Functional consideration in spinal cord injury. This presentation pertinent to the paraplegic. The correlation between the level of the spinal cord lion and the eventual functional potential of the patient. The focus is necessarily limited to the young, well-motivated, strong patient without intercurrent disease who has थोड़ा ट्रेनिंग एंड कांस्टेंट प्रैक्टिस इन फंक्शनल एक्टिविटीज़। इस चैप्टर में हमने पढ़ना है कि स्पाइनल कॉर्ड लेवल कौन से लेवल की लेयन हुई है और कौन से फंक्शनल जो है उसके लॉस हो गए और कौन से फंक्शंस वो परफॉर्म कर सकता है। और इसमें जो हमने फोकस किया है वो यंग पेशेंट्स को किया है जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हमने चाइल्ड को या फिर जो है वो फीबल ओल्ड पेशेंट्स को डिस्कस नहीं करें, हम यंग पेशेंट्स को डिस्कस करें हैं जो एक्टिविटीज़ वो परफॉर्म कर सकते हैं इन लेयंस के बावजूद। ऑल द लेयंस आर कंसिडर्ड टू बी कंप्लीट एंड शार्पली delineated at the discussed level. When a patient is listed as having a lesion at a given level, this is the lowest level in which all the muscles remains functional. Critical levels of function. हैंड इंट्रिंसिक्स, अल्नर साइड ऑफ द रिस्ट एंड द फिंगर्स T1। अभी जो भी मसल ग्रुप हम बताएंगे आर इनर्वेटेड प्रीडोमिनेंटली एट और अबव द इलस्ट्रेटेड लेवल। ये बात याद रखिए, जितना स्पाइनल कॉर्ड का लेवल लो हम बताएंगे जैसे कि L4 हम बताएंगे तो उतने ही ज़्यादा फंक्शंस जो हैं वो अपर लिम्ब के हमारे पास अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो T1 की है तो T1 में अपर लिम्ब भी इन्वॉल्व होगा, हैंड इंट्रिंसिक मसल्स, अल्नर साइड ऑफ द रिस्ट एंड फिंगर्स। T6 में अपर इंटरकोस्टल और अपर बैक, T12 में एब्डोमिनल मसल्स और थोरेसिक एक्सटेंसर्स, L4 में हिप फ्लेक्सर्स एंड क्वाड्रिसेप्स। द क्रिटिकल मसल ग्रुप आर इनर्वेटेड प्रीडोमिनेंटली एट और अबव द इलस्ट्रेटेड लेवल। अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। एक टेबल है जिसमें सारी कंबाइन एक्टिविटीज़ बताया है, इनके T1, T6, T12, L4 की अगर लेयन होती है तो वो कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकता है और कौन से नहीं। यहाँ पे प्लस और माइनस का साइन आपको नज़र आएगा। प्लस से मुराद है कि एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकता है, जैसे कि यहाँ पे पहली देखते हैं सेल्फ केयर, ईटिंग, ड्रेसिंग एंड टॉयलेटिंग। T1 लेयन का पेशेंट ये परफॉर्म कर सकता है, T6 का भी कर सकता है, T12 का भी कर सकता है, L4 का भी कर सकता है। सेकंड इज बेड इंडिपेंडेंस, रोलिंग ओवर, सिटिंग अप, यानी कि बेड पे चढ़ना उतरना, ठीक है, रोल ओवर करना, ठीक है, ये भी T1, T6, T12 और L4 परफॉर्म कर सकता है। उसके बाद मूविंग अबाउट इन बेड, सुपीन एंड सिटिंग, यानी कि बेड इंडिपेंडेंस एक्टिविटीज़ उसकी सारी हैं सारों में। उसके बाद है व्हील चेयर इंडिपेंडेंस, ट्रांसफ़र फ्रॉम टू व्हील चेयर, ठीक है, ये भी सारे जो है T1, T6, T12 एंड L4 लेयन वाले पेशेंट्स परफॉर्म कर सकते हैं, यंग पेशेंट्स, यंग एंड एक्टिव पेशेंट्स। आगे देखते हैं एम्बुलेशन फंक्शनल इंक्लूड राइजिंग अप एंड स्टैंडिंग पोजीशन, ठीक है, बैठ के उठना, ठीक है, ये वाले एम्बुलेशन के दौरान। अब जो है T1 का पेशेंट ये नहीं कर सकता और जो है हमारे पास T6 का पेशेंट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, डिपेंड करता है पेशेंट पे। और फिर T12 का पेशेंट ये कर सकता है और L4 का पेशेंट भी ये कर सकता है। उसके बाद अटेंडेंट लिफ्टिंग, असिस्टिंग, लिफ्टिंग और असिस्टिंग कौन कर सकता है? जो T1 और T6 के हैं वो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, लेकिन T12 और L4 लेकिन वाले पेशेंट्स नहीं कर सकते। उसके बाद आता है होम बेस्ड वर्क विद हैंड्स, यानी कि सेडेंटरी जॉब्स जिसे कहते हैं, ये सारे ही कर सकते हैं। बैठ के करने वाला काम, हाथों से सेडेंटरी जॉब्स कर सकते हैं। आउटसाइड जॉब देखते हैं क्या कौन कौन कर सकता है, ये भी जो T1 और T6 वाले हैं वो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है, जबकि T12 और L4 वाले कर सकते हैं। उसके बाद प्राइवेट कार, प्राइवेट कार अगर चलानी है तो जो T1 वाला है वो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। बाकी जो है T6, T12 एंड L4 वो कर सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो है वो ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो स्टेयर्स होती हैं वो कंफर्टेबल होती हैं, कुछ की नहीं होती हैं, तो कोई ना कोई अटेंडेंट चाहिए होता है उन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए। तो ये बेसिकली T1, T6, T12 में तो नहीं हो सकती, L4 में हो सकती है। ऑर्थोसिस कौन सी लगाएंगे? मैंने पहले भी बताया था, जितना लेवल जो है वो लो लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड होगा उतने ही फंक्शंस काम लॉस होंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ऑर्थोसिस हैं T1 की लेयन पे कौन सा है, थोरेसिक, यानी कि ट्रंक भी आ जाएगा इसमें,
और हिप नी एंकल फुट ऑर्थोसिस यानी कि स्पाइन को कवर करते हुए हिप नी एंकल फुट ऑर्थोसिस लगेगा। उसके बाद T6 में जो है हिप नी एंकल फुट ऑर्थोसिस लगेगा। उसके बाद KEFO लगेगा, नी एंकल फुट ऑर्थोसिस। उसके बाद L4 में AFO की ज़रूरत पड़ सकती है। Now we are going to discuss in detail T1 lion. The patient with the T1 lion has the following innervations in the upper limb. ठीक है, innervations क्या है? जो सप्लाई आ रही है, नर्व सप्लाई आ रही है अपर लिम्ब में। Essential intrinsic muscles of the hand therefore can grasp and release. ठीक है, grasp और release का function वो कर सकता है। Intrinsic muscles उसके काम कर रहे हैं। Proximal muscles, ulnar side of the wrist है। Crutch can benefit such patient as he can hold well from his side. लैक्स क्या होंगे? ट्रंक की स्टेबिलिटी मुश्किल है और रेस्पिरेटरी रिजर्व्स है इंटरकोस्टल रीजन की। ठीक है, और ये मसल्स थोड़े वीक हैं। कौन सी एक्टिविटीज वो परफॉर्म कर सकता है? बेड एक्टिविटीज, ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम व्हीलचेयर विदाउट एड, सेल्फ केयर, सिडेंट्री जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड होम, सम कैन ड्राइव हैंड कंट्रोल कार, नीड असिस्टेंट टू लिफ्ट व्हीलचेयर इन एंड आउट ऑफ द कार, putting on trouser pants and full body bracing. These activities cannot be performed by such patient. ऐसे पेशेंट को HKFO की ज़रूरत है, बल्कि स्पाइनल कॉर्ड भी कवर होना चाहिए। स्पाइनल रीजन भी, ट्रंक जो है वो कवर होना चाहिए ऑर्थोसिस से। पेशेंट जो है वो कौन से एक्टिवेट करेगा? ड्रैग टू एंड स्विंग टू, घसीटता हुआ ड्रैग टू करेगा और स्विंग टू। बिकॉज ऑफ द फुल बॉडी ब्रेजिंग इरेक्ट पोजिशन इज डिफिकल्ट। इरेक्ट पोजिशन इनमें डिफ़िकल्ट है और वो उसको कोई ना कोई हेल्प चाहिए, असिस्टेंट चाहिए। पेशेंट्स विल बी एडवाइज टू नॉट वॉक एक्सेप्ट फॉर द एक्सरसाइज प्रोग्राम पर्पस। देखिए, इतनी जब ये पूरा जंगला सा बना होगा उसके बॉडी के इर्द गिर्द ऑर्थोसिस का, तो वो कैसे चलेगा? और एक्ट पोजिशन भी स्टेबल नहीं कर सकता। तो ऐसे लोगों को हम ज़्यादा चलने के लिए नहीं कहेंगे, एक्सरसाइज प्रोग्राम्स के लिए उसकी ब्रेजिंग उतार के उसको एक्सरसाइज करवा सकते हैं। एड्स व्हील चेयर इसको हमेशा ही चाहिए होगी, कहीं भी जाएगा, आउटसाइड है या घर है, इसको व्हील चेयर की ज़रूरत पड़ेगी। और बेड एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए सेम हाइट होना चाहिए व्हील चेयर की बेड के साथ, ताकि वो इजीली रोल ओवर करके बेड पे चढ़ जाए। अगर T6 की लेंगे ना, इनर्वेशंस कौन सी हैं? लॉन्ग मसल्स ऑफ द अपर बैक, अपर इंटरकोस्टल्स एंड ट्रांसवर्सस थोरेसिक। यहाँ पे आप जो फिगर देख रहे हैं राइट साइड पे, ये ट्रांसवर्स थोरेसिक्स के मसल्स दिखाएंगे जो इनर रेड कलर में शो हो रहे हैं। तो फंक्शन क्या है? टाइट ग्रैस्पिंग, हैवी लिफ्टिंग, इंक्रीमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी रिजर्व, इंक्रीजेस एंड्योरेंस। क्योंकि रेस्पिरेटरी मसल्स जो है वो रिजर्व है, तो इसके लिए अगर वो काम करते हैं ज़्यादा तो एनर्जी ज़्यादा लगेगी, थक जाएगा। Such patient can do self-care, stabilize upper limb, lift the pelvis in applying orthosis while recumbent, independent transferring to and from wheelchair. Patient needs no attendant, can do sedentary jobs जो हाथ से activities and desk job होती हैं, can drive hand controlled car, independent, swing to gate is more practical and safer. And the activities that he cannot perform are elevation. If elevation is done, then performed by pure push-up. Cannot ascend stair, 8-inch stair even with a handrail. Cannot climb curbs. Public transportation is impossible. He needs HKFO, door bars, parallel bars and stall bars. दिस इज़ ए पिक्चर ऑफ स्टॉल बार, यानी कि उसने अगर घर में इस तरह की लगाई हुई है, उसको चलने में आसानी होती है अगर आगे मूव करना हो या वॉशरूम में उसको चाहिए हो, तो स्टॉल बार ये होती है। पैरेलल बार ये होती है, बिल्कुल पैरेलल जा रही होती है और चलने में आसानी के लिए उसके